अंतःस्रावी ग्रंथि होगी थी, थायराइड ग्रंथि होगी थी, पीयूष ग्रंथि होगी थी, अंडाशय ग्रंथि होगी थी, एड्रिनल ग्रंथि होगी थी, जनन ग्रंथि होगी थी। माल में मस्तिष्क की संरचना का वर्णन हो गया था। मस्तिष्क के बाद प्रमस्तिष्क अनुमस्तिष्क का बिल्डअप वगैरह हो गया था। माल को तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना का वर्णन हो गया था, उसे चित्र हो गया था। इसके बाद बात हुई थी प्रतियुक्ति क्रिया हुई थी, प्रतियुक्ति चाप हो गया था। इसके बाद हम परिभाषा लिखेंगे। बाह्यस्रावी ग्रंथि की परिभाषा आई थी, पहले बताई थी कि वे ग्रंथियां जिनके द्वारा स्रावित रस को संबंधित अंगों तक पहुंचाने के लिए नलिका या वाहिकाएं पाई जाती हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि में नलिका वाहिकाएं होती नहीं है, वो बाह्यस्रावी ग्रंथि में नलिका वाहिकाएं पाई जाती हैं। तो ये परिभाषा हुई थी, वे ग्रंथियां जिनके द्वारा स्रावित रस को संबंधित अंगों तक पहुंचाने के लिए नलिका या वाहिकाएं पाई जाती हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियां कहलाती हैं। इसके बाद भी कुछ ग्रंथियां और होती, जैसे हाइपोथैलेमस ग्रंथि का नाम करेंगे अपन। हाइपोथैलेमस ग्रंथि, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ये ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है, कौन सा हार्मोन निकलता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है वो अग्र मस्तिष्क का आधार भाग होता है। अग्र मस्तिष्क का मतलब प्रमस्तिष्क, तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि वो प्रमस्तिष्क का आधार भाग होता है। और ये मुख्य रूप से पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन निकलता है उस पर ये नियंत्रण करती है, इसका संश्लेषण करती है। तो प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क का आधार भाग होता है और ये ग्रंथि वो मुख्य रूप से पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उसका संश्लेषण और स्राव पर नियंत्रण करती है। पीयूष ग्रंथि जो हार्मोन स्रावित करती है उस हार्मोन का संश्लेषण करती है ये, और इसे स्राव भी नियंत्रण करती है। हाइपोथैलेमस में हार्मोन उत्पन्न करने वाली कई स्रावी कोशिकाएं होती हैं और ये ग्रंथियां मुख्य रूप से दो हार्मोन का निर्माण करती हैं। तो हम बात ये करेंगे, जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है ये ग्रंथि अग्र मस्तिष्क का आधार भाग होता है और पीयूष ग्रंथि द्वारा जो हार्मोन स्रावित होता है उस हार्मोन के संश्लेषण और नियंत्रण पर ये ग्रंथि, उनके संश्लेषण व स्राव पर ये ग्रंथि नियंत्रण करती है। इससे मुख्य रूप से दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो होता है मोचक हार्मोन, मोचक हार्मोन, मोचक हार्मोन, एक तो होता है मोचक हार्मोन और एक होता है निरोही हार्मोन, निरोही हार्मोन। दो हार्मोन स्रावित होते हैं, एक तो मोचक हार्मोन और एक निरोही हार्मोन स्रावित होता है। मोचक जो हार्मोन होता है ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि को स्राव करने के लिए प्रेरित करता है। कि पीयूष ग्रंथि हार्मोन का ज्यादा से ज्यादा स्राव करे, इसके लिए मोचक हार्मोन पीयूष ग्रंथि को प्रेरित करता है। यानी पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए मोचक हार्मोन को प्रेरित करता है। ये तो इसका मुख्य काम होता है। और निरोही हार्मोन का मुख्य काम होता है ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन को रोकता है। ये तो स्राव पीयूष ग्रंथि के द्वारा हार्मोन को स्राव करने के लिए प्रेरित करता है और ये हार्मोन, ये जो निरोही हार्मोन होता है ये पीयूष ग्रंथि द्वारा हार्मोन को स्रावित करने से रोकता है। तो ये तो स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है और ये उस हार्मोन को स्राव करने से रोकता है। ये दो मुख्य काम होते हैं। तो मोचक हार्मोन का मुख्य कार्य होता है पीयूष ग्रंथि द्वारा हार्मोन को स्रावित करने के लिए प्रेरित करना और निरोधी हार्मोन का मुख्य काम होता है पीयूष ग्रंथि द्वारा हार्मोन स्राव को रोकना। इसके बाद भी अगली जो ग्रंथि होती है वो होती है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि होती है, अगली जो ग्रंथि होती है वो होती है पीनियल ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि होती है वो क्या होती है? ये ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है। अग्र मस्तिष्क का मतलब प्रमस्तिष्क, तो प्रमस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है और इस ग्रंथि से मेलेटोनिन, मेलेटोनिन यानी प्रमस्तिष्क के ऊपरी भाग में पाई जाती है और मेलेटोनिन, मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। यानी पीयूष ग्रंथि है वो प्रमस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होती है और इस ग्रंथि से मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित होता है। ये मेलेटोनिन हार्मोन है, इसका जो मुख्य
कार्य होता है वो जलनांगों को प्रभावित करना होता है, जलनांगों को प्रभावित करना होता है तथा शरीर की दैहिक क्रियाओं के नियमन के लिए उत्तरदायी होता है। इसके अलावा ये रक्त चक्र और मल चक्र को भी नियंत्रण करता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये ग्रंथि निष्क्रिय होती जाती है। तो ये ग्रंथि है वो अग्र मस्तिष्क या प्रन मस्तिष्क के ऊपरी भाग में स्थित होती है। इस ग्रंथि के द्वारा मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित होता है और मेलाटोनिन हार्मोन का मुख्य कार्य होता है जलनांगों को प्रभावित करना, जलनांगों को प्रभावित करना। इसके अलावा दैहिक क्रियाओं पर भी नियंत्रण करता है। और दूसरा जो काम होता है रक्त चक्र और मल चक्र, जलन पढ़िए दबाएगा रक्त चक्र मल चक्र, तो रक्त चक्र और मल चक्र पर नियंत्रण करना इसका काम होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ये ग्रंथि निष्क्रिय होती जाती है। ये जो सच्ची ग्रंथि थी इसके बाद में अगर बात करेंगे वो कोशिका की। कोशिका क्या होती है? कोशिका, कोशिका मतलब शरीर की मूलभूत संरचनात्मक क्रिया में कई कोशिका होती है। जिस तरह से मकान जो मूलभूत इकाई ईंट होते हैं, एक ईंट मिलकर के बिल्डिंग का निर्माण करते हैं, इसी तरह से शरीर संरचना की जो मूलभूत इकाई होती है उसको कोशिका कहते हैं। तो शरीर की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। कोशिका के बाद में बढ़ेंगे हम उत्तक। उत्तक क्या होता है? समान संरचना तथा समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। एक समान संरचना और एक समान कार्य, इस तरह की कोशिकाओं का जो समूह होता है वो होता है उत्तक। तो समान संरचना व समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहा जाता है। इसके बाद भी बात होती है अंग की। अंग किसे कहते हैं? अंग का मतलब होता है दो या दो से अधिक उत्तक मिलकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसे अंग कहते हैं। दो या दो से कोशिका शरीर की संरचना मूर्ति करके कोशिकाएं मिलकर के उत्तक बनाती, और दो या दो से अधिक उत्तक मिलकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसको कहा जाता है अंग। इसके बाद में आ जाता है तंत्र। तंत्र किसको बोलते हैं? दो या दो से अधिक अंग मिलकर जिस रचना का निर्माण करते हैं उसको बोलते हैं क्या? तंत्र। इसके बाद में शरीर। शरीर क्या होता है? शरीर का मतलब होता है सभी तंत्र मिलकर जिस संरचना का निर्माण करते हैं उसको बोला जाता है क्या? शरीर। तो इसकी जो संरचना होती है ये तो होती है कोशिका, ये सबसे छोटी इकाई। शरीर संरचना की मूलभूत क्रियात्मक को कोशिका कहते हैं। समान संरचना व समान कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक बोलते हैं। दो या दो से अधिक उत्तक मिलकर जिस रचना का निर्माण करते हैं उसको अंग बोलते हैं, और दो या दो से अधिक अंग मिलकर जिस रचना का निर्माण करते हैं उसको तंत्र बोलते हैं। और सभी तंत्र मिलकर के मानव शरीर का निर्माण करते हैं। ये शरीर हो गया। अब देखो सबसे छोटी इकाई कौन सी? ये तो शरीर, और इस शरीर की संरचनात्मक क्रिया शरीर की संरचना कोशिका से शुरू होती है। सबसे छोटी इकाई कोशिका होगी। कोशिका मिलकर के उत्तक बनाते हैं, उत्तक मिलकर के अंग बनाते हैं, अंग मिलकर के तंत्र बनाते हैं, और तंत्र मिलकर के शरीर का निर्माण करते हैं। ये शरीर है। तो शरीर की सबसे जो छोटी इकाई हुई वो कोशिका होगी। शुरू में कहते चाहिए तो, क्योंकि कोशिका से सारा निर्माण होता है। कोशिका से उत्तक बनते हैं, उसे अंग बनते हैं, उसे तंत्र बनता है, तंत्र से शरीर बनता है। तो ये तो शरीर संरचना की सबसे छोटी इकाई हुई। शरीर संरचना की मूलभूत क्रिया, शरीर की मूलभूत संरचनात्मक इकाई को कोशिका बोलते हैं। दो या दो से अधिक या समान संरचना समान कार्य करने वाली कोशिकाओं को उत्तक कहते हैं। दो या दो से अधिक उत्तक मिलकर जिस संरचना का निर्माण उसको अंग कहते हैं। दो या दो से अधिक अंग मिलकर जिस संरचना का निर्माण उसको तंत्र बोलेंगे, और सभी तंत्र मिलकर के मानव शरीर का निर्माण करेंगे। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई ये कोशिका होगी। इसके बाद भी अपन आगे बात करेंगे। ये तो हो गई शरीर के बारे में। अब जो मानव तंत्र हैं उन तंत्र में
कुंडली तंत्र का वर्णन करेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपन पाचन तंत्र, पाचन तंत्र या इसको आहार नाल भी बोलते हैं। आहार नाल बोल तो पाचन तंत्र बोल। पाचन तंत्र पढ़िए। पाचन तंत्र के बाद में परिसंचरण तंत्र, जनन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, श्वसन तंत्र, ये तंत्र में सारे। सबसे पहली बात करेंगे अपन पाचन तंत्र या आहार नाल की। तो इसकी परिभाषा लिखेंगे अपन पाचन तंत्र होता क्या है, किसको बोलेंगे पाचन तंत्र? पाचन तंत्र। पाचन तंत्र की अगर परिभाषा करेंगे अपन तो भोजन के जटिल पोषक पदार्थ व बड़े अणु को सर्व छोटे घुलनशील भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर, पाचन तंत्र का मतलब होता है भोजन के अंदर भोजन को दिया, भोजन को ग्रहण किया तो भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर मल त्याग तक एक तंत्र पाया जाता है जिसमें अनेक अंग ग्रंथियां आदि सम्मिलित होते हैं, उसको पाचन तंत्र कहते हैं। तो कौन सा पाचन तंत्र? भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर, भोजन को ग्रहण करने से लेकर मल त्याग करने तक जो भी अंग तंत्र उत्तक उसमें भाग लेते हैं उसको संयुक्त रूप से पाचन तंत्र कहा जाता है। यानी भोजन को ग्रहण करने से लेकर मल त्याग करने तक की प्रक्रिया जिस तंत्र में संपादित होती है उसको पाचन तंत्र कहा जाता है। भोजन को ग्रहण किया, भोजन को ग्रहण करने से लेकर मल त्याग करने तक की प्रक्रिया जिस तंत्र में संपन्न होती है या जो तंत्र करता है उस तंत्र को पाचन तंत्र कहा जाता है। इसके बाद में होता है पाचन। पाचन किसको बोलते हैं? ये तो पाचन तंत्र हो गया कि भोजन को ग्रहण किया, ग्रहण करने के बाद में मल त्याग करने तक की जो संपूर्ण प्रक्रिया संपन्न होती है उसको पाचन तंत्र बोला जाता है। पाचन किसको बोलते हैं? पाचन का मतलब होता है भोजन के जटिल व बड़े अणु को, भोजन के जटिल व बड़े अणु को सर्व छोटे अणु में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। भोजन है या कोई भी पोषक पदार्थ है, उस जटिल पोषक पदार्थों के जटिल पोषक पदार्थ व बड़े अणु को सरल व छोटे अणु में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। भोजन को बड़े बड़े टुकड़ों में देते हैं, इसके बाद वो छोटे अणु में बदलता है, सरल अणु में बदलता है, इसका पाचन कहलाता है। तो भोजन के जटिल व बड़े अणु को सरल व छोटे अणु में, सरल छोटे व घुलनशील अणु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। सिर्फ बात याद रखनी है कि भोजन के जटिल व बड़े अणु को सरल व छोटे तक घुलनशील अणु में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पाचन कहा जाता है। इसके बाद में बात करेंगे अपन आहार नाल की। आहार नाल, आहार नाल, आहार नाल या इसी का नाम होता है पोषण नाल। आहार नाल या पोषण नाल, आहार नाल या पोषण नाल क्या होती है? आहार नाल या पोषण नाल ये एक लंबी नलिका के समान रचना होती है। लंबी नाल है, इसका मतलब नली के समान कोई रचना होगी, तो ये एक लंबी नलिका के समान रचना होती है जो मुख से लेकर मल त्याग तक जाती है। कहां से शुरू होती है? मुख से शुरू होती है और मल त्याग तक ये जाती है। तो एक लंबी नलिका होती है जो मुख से शुरू होती है और मल त्याग पर जाकर समाप्त हो जाती है। ये लगभग 8 से 10 मीटर, 8 से 10 मीटर लंबी होती है। 8 से 10 मीटर लंबी होती है जो कि कुंडलित रहती है। नहीं तो आएगी नहीं, तो कुंडलित रहती है, कुंडली के रूप में पाई जाती है, आहार नाल कहलाती है। क्या आपकी बात समझेंगे कि ये लंबी नलिका होती है,
ये एक लंबी नलिका होती है जो मुख से लेकर मल त्याग तक जाती है, मुख से लेकर मल त्याग तक जाती है तथा लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है, कुंडलित होती है, आहार नाल कहलाती है। तो लंबी नलिका होती है, मुख से लेकर मल त्याग तक जाती है, लगभग 8 से 10 मीटर लंबी होती है और कुंडलित होती है, आहार नाल कहलाती है। अब आहार नाल के कार्य क्या होते हैं? आहार नाल के कार्य क्या होते हैं? पहला जो काम होता है आहार का वो होता है आहार को सरल अणु में बदलकर उसका पाचन करना, यानी भोजन तो जटिल रूप में लेते हैं। अभी बताइए कि पाचन का मतलब होता है जटिल अणु को सरल अणु में बदलना। तो बड़े जो जटिल अणु होते हैं भोजन को, वो जटिल अणु को सरल अणु में आहार नाल ही बदलती है। तो पहला काम होता है जटिल अणु को सरल अणु में बदलना, जटिल अणु को सरल अणु में बदलना, ये इसका पहला काम होता है। दूसरा जो काम होता है आहार का, दूसरा काम होता है पचित भोजन का अवशोषण करना। जो भोजन पचता है, जो भोजन पचता है उस पचित भोजन का पाचन भी आहार नाल में होता है और पचित भोजन का अवशोषण भी आहार नाल में होता है। तो जटिल अणु को सरल अणु में बदलना और पचित भोजन का अवशोषण करना। तीसरा जो काम होता है आहार का, तीसरा होता है आहार को मुख से मलद्वार तक पहुंचाना। ये तीन मुख्य काम होते हैं। भोजन के जटिल अणु को सरल अणु में बदलना, दूसरा काम पचित भोजन का अवशोषण करना और तीसरा जो काम होता है वो होता है आहार को मुख से मलद्वार तक पहुंचाना। ये तीन इसके मुख्य काम होते हैं। इसके बाद में बात करेंगे आहार नाल के मुख्य भाग कौन से होते हैं। आहार नाल के मुख्य भाग, आहार नाल के मुख्य भाग, आहार नाल के मुख्य भाग कौन कौन से भाग होते हैं आहार नाल के? तो आहार नाल के निम्नलिखित मुख्य भाग होते हैं। पहला होता है मुख या मुख गुहा, मुख या मुख गुहा, मुख या मुख गुहा। नंबर 2 दूसरा जो भाग होता है ग्रसनी, ग्रसनी। तीसरा जो भाग होता है आहार का वो होता है ग्रासिका या ग्रास नली, ग्रास नली या ग्रसिका बोलते हैं इसको, ग्रास नली। चौथा जो भाग होता है आहार का वो होता है आमाशय, आमाशय। और पांचवा जो भाग होता है आहार का वो होता है छोटी आंत, छोटी आंत। छठा जो भाग होता है वो होता है बड़ी आंत और सातवां जो भाग होता है आहार का वो होता है मलद्वार या गुदाद्वार, मलद्वार या गुदाद्वार। यह आहार नाल के मुख्य 7 भाग होते हैं। इसके अलावा और आएंगे, लेकिन ये मुख्य भाग होते हैं। मुख या मुख गुहा, यह आहार नाल का पहला भाग होता है, मुख या मुख गुहा। दूसरा भाग होता है ग्रसनी, तीसरा भाग होता है ग्रास नली, चौथा भाग होता है आमाशय, पांचवा होता है छोटी आंत और छठा भाग होता है बड़ी आंत और सातवां भाग होता है मलद्वार। और ये व्यवस्था रही थी कि मुख गुहा से शुरू होती है और मलद्वार या गुदाद्वार तक जाती है। ये बीच में इसके भाग होते हैं। पहला जो इसका भाग होता है, पहला जो भाग होता है इसको बोलते हैं मुख। तो आहार नाल का जो पहला भाग होता है मुख या मुख गुहा, तो अपन बता देंगे कि आहार नाल का अग्र भाग, आहार नाल का अग्र भाग या प्रथम भाग को मुख गुहा कहलाता
करता है। आरनाल का प्रथम भाग ये यहाँ से शुरू होती है, ये इसको बोलते हैं मुख। तो आरनाल का प्रथम भाग है वो मुख कहलाता है, या आरनाल का अग्र जो भाग होता है वो मुख कहलाता है। और सर्वप्रथम मुख के द्वारा ही भोजन को ग्रहण किया जाता है। तो मुख का मुख्य काम हो गया, मुख के द्वारा भोजन को ग्रहण किया तथा आरनाल का पहला भाग होता है या आरनाल का अग्र भाग होता है, और मुख के द्वारा ही सर्वप्रथम भोजन को ग्रहण किया जाता है। मुख क्या होता है? मुख एक कटोरी नुमा अंग होता है, कटोरी जैसा अंग होता है मुख, कटोरी नुमा भाग होता है, और मुख में एक जीभ पाई जाती है। आरनाल का पहला भाग होता है, भोजन को इसी के द्वारा ग्रहण किया जाता है, कटोरी नुमा भाग होता है, और मुख में एक जीभ भी पाई जाती है। जीभ है वो पेशियों से निर्मित एक मांसल संरचना होती है। अब मुख में क्या क्या होता है? पहले तो बता दिया कि आरनाल का प्रथम भाग मुख कहलाता है या अग्र भाग कहलाता है। सर्वप्रथम भोजन को मुख के द्वारा ग्रहण किया जाता है। अब मुख में और क्या क्या होता है? मुख में जीभ होती है तो जीभ की संरचना बताएंगे अपन, मुख में दांत होते हैं तो दांत की संरचना बताएंगे, मुख में लाल ग्रंथि होती है तो लाल ग्रंथि की संरचना बताएंगे, यानी पूरे मुख का वर्णन करेंगे अपन। तो मुख और कटोरीनुमा संरचना होता है, अंग होता है, और मुख में एक जीभ पाई जाती है। जीभ है वो पेशियों से निर्मित, पेशियों की बनी होती है, और मांसल संरचना होती है जो कि मुख में चारों ओर गति कर सकती है। पेशियों से बनी होती है, मांसल संरचना होती है, और पेशियों की बनी होती है, गति होती है, इसलिए मुख में चारों तरफ गति कर सकती है। जीभ है वो मुख्य गुहा के पृष्ठ भाग में धड़ से फ्रेनुलम लिक्वल से जुड़ी होती है। जीभ का जो पृष्ठ भाग होता है, पृष्ठ भाग होता है वो जुड़ा रहता है किससे? मुख गुहा के पृष्ठ भाग के आधार से फ्रेनुलम नाम के संरचना होती है, फ्रेनुलम लिक्वल नाम के संरचना होती है, इससे जुड़ी रहती है। मुख में दो होठ होते हैं जो मुख को बंद करने व भोजन को पकड़ने में सहायक होते हैं। मुख में होठ पाए जाते हैं दो आगे, जिनके द्वारा भोजन को पकड़ा जाता है, और मुख इसी के द्वारा बंद होता है या खुलता है। तो क्या क्या संरचना हुई मुख की? पहले संरचना थी मुख की, इसके बाद में मुख में जीभ पाई जाती है। ये मुख पेश से बनी हुई मांसल संरचना होती है जो मुख में चारों ओर गति कर सकती है। इसका पृष्ठ भाग है, जो पिछला भाग होता है, पृष्ठ भाग होता है, वो ग्लास लेके अग्र पृष्ठ भाग के फ्रेनुलम लिक्वल नामक संरचना से जुड़ी रहती है। इसके बाद में मुख में दो होठ होते हैं जो भोजन को पकड़ने व मुख को बंद व खोलने में सहायक होते हैं। मुख में दांत पाए जाते हैं, तो जीभ की संरचना हुई। इसके बाद में मुख में दांत पाए जाते हैं। वयस्क मनुष्य में इसकी संख्या लगभग कितनी होती है? 32 होती है। तो मुख में दांत होते हैं, और वयस्क जो पुरुष होता है, वयस्क मनुष्य में इसकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। दांत हैं वो मसूड़ों में स्थित रहते हैं। आगे तक सूत्र आएगा, दांत वो मसूड़ों में पाए जाते हैं। मसूड़ों की इस स्थिति को गर्ददंती कहते हैं, गर्ददंती। दांत वो मसूड़ों में पाए जाते हैं, और दांत जो मसूड़ों में पाए जाते हैं किस स्थिति में पाए जाते हैं? इसको गर्ददंती कहा जाता है। गर्ददंती कहा जाता है। मनुष्य में द्विबार दंती व्यवस्था पाई जाती है। कौन सी? द्विबार। दो बार दांत आते हैं मनुष्य में, दो बार दांत आते हैं, इसलिए इसको द्विबार दंत व्यवस्था बोलते हैं। तो मनुष्य में द्विबार दंत व्यवस्था पाई जाती है, अर्थात मनुष्य में जीवन काल में दांत दो बार आते हैं। एक को अस्थायी और दूसरे को अस्थायी कहते हैं। एक अस्थायी दांत होता है जिनके निश्चित उम्र के बाद झड़ जाते हैं, टूट जाते हैं। इसके बाद में जो दांत आते हैं वो दांत क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। तो मनुष्य में दो बार दांत आते हैं, एक बार अस्थायी दांत और दूसरी बार अस्थायी दांत। तो इस तरह से मुख की संरचना हुई। इतनी संरचना के लिए मुख कि आरनाल का प्रथम भाग
है। मुख में एक जीभ पाई जाती है जो कि पेशियों से बनी हुई मांसपेशी संरचना होती है और ये मुख की चारों तरफ गति कर सकती है। जीभ का जो मुख्य कार्य होता है वो मुख में भोजन को चारों तरफ से घुमाना होता है। इसके अलावा जो जीभ है इसका जो पश भाग है, अग्र भाग इसका स्वतंत्र होता है। पश भाग है वो आधार पृष्ठ के आधार भाग से जुड़ा रहता है। एक संरचना होती है ट्रेनुलम लिगेंड संरचना होती है, इसके द्वारा जुड़ा रहता है। मुख में दो होठ पाए जाते हैं जो भोजन को पकड़नी व मुंह खोलने व बंद करने में सहायक होते हैं। मुख में दांत पाए जाते हैं। एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है। मनुष्य में जो दांत होते हैं वो मसूड़ भी पाए जाते हैं जिसको ग्रंथि कहा जाता है। मनुष्य में 3 बार दांत की व्यवस्था पाई जाती है अर्थात जीवन में 2 बार दांत आते हैं। एक बार जो दांत होते हैं वो अस्थायी दांत होते हैं और दूसरी बार जो दांत